कल से अपन संस्कृत की क्लास भी चालू कर रहे हैं। कल शनिवार से आपको संस्कृत की क्लास मिलेगी। देखो, सबसे पहले अपन एक इतिहास की क्लास जो फिलहाल रोजाना चल रही है, हिंदी व्याकरण, ये क्लास भी आपको रोजाना मिल रही है। और अब संस्कृत व्याकरण की क्लास भी कल शनिवार से मिलना आपको शुरू हो जाएगी। संस्कृत व्याकरण उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने बीएससी की है और कक्षा 10th तक ही जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है। रीट के लिए जो 23 और 24 जुलाई को जो होने वाली रीट भर्ती परीक्षा है, उसमें संस्कृत व्याकरण के 30 नंबर होंगे, 30 ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें 15 + 15 ये टोटल आपका कितना होगा 30। 15 शिक्षण विधि के होंगे और 15 संस्कृत व्याकरण के होंगे। ये आपकी जो क्लास होगी संस्कृत वाली, जो बीएससी विद्यार्थी कर रखे हैं, जिनके पास बीए में भी संस्कृत नहीं है और वो रीट में लैंग्वेज के रूप में फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज के रूप में जिन्होंने संस्कृत का चयन किया है, वो विद्यार्थी इस संस्कृत की अपनी जो क्लास होगी उसको लेना न भूलें, क्योंकि आपको संस्कृत इस तरीके से बताई जाएगी कि आपको यदि आप नहीं भी लिखेंगे और केवल अपनी क्लास को ही ध्यानपूर्वक सुन लेंगे तो आपके व्याकरण के 15 में से 15 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहेगी। संभावना संस्कृत में रहती क्यों है? क्योंकि जैसे पूछेगा किसमें से, जैसे राम शब्द पूछेगा तो राम है, रामो, रामः, ये प्रथमा विभक्ति में बनते हैं तीनों रूप। तो संस्कृत का जो मैटर है वो बिल्कुल फिक्स है। अपने को सिलेबस में दिया कि ये चीजें आनी है संस्कृत में, उन्हीं को याद करेंगे अपन, बाकी को अपन छोड़ देंगे। तो रीट वाले विद्यार्थी इस संस्कृत की क्लास को मिस न करें बिल्कुल भी। और संस्कृत लगभग सभी रीट वाले विद्यार्थियों के पास लैंग्वेज सेकंड के रूप में लगभग 80% विद्यार्थी संस्कृत विषय का चयन करते हैं। तो ये तीनों जो क्लासें हैं, 2 क्लासें अभी रेगुलर चल रही हैं अपनी। कल शनिवार से आपको संस्कृत की क्लास आरके एजुकेशन क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मिलना शुरू हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये कर दिया गया कि अपनी जो 3 क्लासें हैं, जिनमें से 2 क्लास आपको शाम को 6 से 7 बजे के बीच में मिलेगी और एक जो संस्कृत वाली क्लास होगी, यानी तीनों में से कोई भी एक क्लास, जिसका कल आपको पूरा बता दिया जाएगा कि कौन सी क्लास कितनी बजे मिलेगी। यानी 3 क्लासों में से 2 क्लास आपको शाम को इवनिंग में 6 से 7 के बीच मिलेगी और एक क्लास होगी जो आपको मॉर्निंग में 6 से 7 के बीच मिल जाएगी। अब अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल आपको मैं कुंभा पढ़ा रहा था। कुंभा के 2 वीडियो डाल दिए गए हैं, जिनमें कुंभा लगभग पूरा हो चुका है। कुंभा के बाद में शासक रायमल बना था, ऊधा बना था और कुंभा की हत्या 1468 के अंदर उसी की पुत्र ऊधा ने की थी, इसलिए उसको पितृहंता पुत्र कहा जाता है। ऊधा के बाद में मेवाड़ का शासक रायमल बना था, लेकिन रायमल ने भी बहुत ज्यादा कुछ कार्य नहीं करवाया था। रायमल के बाद में रायमल का जो बेटा था शासक बना 1509 में, उसका नाम था राणा सांगा। क्या नाम था? राणा सांगा। ये मेवाड़ का महत्वपूर्ण शासक था। राणा सांगा की क्या क्या विशेषता है? देखो, ये 1509 में मेवाड़ का क्या बन गया था? शासक बन गया था। उसके बाद में इसने 1528 तक, ध्यान रखना, मेवाड़ पर शासन किया था। इसका जो अंतिम युद्ध लड़ा गया था वो खानवा का युद्ध था, जो काफी महत्वपूर्ण युद्ध था। शुरू से अपन चालू करते हैं। राणा सांगा था। इस राणा सांगा को
16वीं शताब्दी का, कौन सी शताब्दी का, 16वीं शताब्दी का शक्तिशाली शासक माना जाता है। ऐसा शासक माना जाता है, शक्तिशाली शासक माना जाता है। ये 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली क्या था, शासक था। राणा सांगा 16वीं शताब्दी में सभी राजपूतों को संगठित कर दिया था, संगठित किया। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि राजपूताना का वह कौन सा शासक था जिसने 16वीं शताब्दी में सभी राजपूतों को संगठित किया, तो उसका आपका उत्तर होगा राणा सांगा। 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली शासक था, 16वीं शताब्दी में सभी राजपूतों को क्या कर दिया, संगठित किया। राणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे, 80 घाव थे। कितने घाव थे, 80 घाव थे। राणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे, 80 घाव थे। जब कर्नल जेम्स टोड 1829 में राजस्थान में आया तो राणा सांगा को ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड ने सैनिक भग्नावेश की संज्ञा दी थी। सैनिक भग्नावेश की क्या दी थी, संज्ञा। ये इतना जरूर याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना कि कर्नल जेम्स टोड को सैनिक भग्नावेश की संज्ञा किसने दी, कर्नल जेम्स टोड ने दी। राणा सांगा के शरीर पर कुल घाव कितने थे, 80 थे। राणा सांगा राजपूतों को संगठित करने वाला एकमात्र राजपूत शासक माना जाता है और राणा सांगा 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। राणा सांगा 1509 में मेवाड़ का क्या बन गया था, शासक बन गया था। राणा सांगा का जीवन था जो संघर्षमय जीवन रहा था, क्योंकि राणा सांगा ने बहुत सारे क्या लड़े थे, युद्ध लड़े थे और उन युद्धों के अंदर राणा सांगा अधिकांश युद्ध जीता था। केवल खानवा का युद्ध ही राणा सांगा क्या हो गया था, हार गया था। देखो ये अपना राणा सांगा है और इस सांगा के समकालीन दिल्ली का जो शासक था, कहाँ का शासक है, दिल्ली का शासक है, वो इब्राहिम लोदी था। ये दिल्ली है और दिल्ली का शासक कौन है, ओ सॉरी इब्राहिम लोदी नहीं, राणा सांगा के समकालीन जो दिल्ली का शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी भी मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहता था, यानी वो भी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। इसलिए इब्राहिम लोदी ने इस सांगा पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। मेवाड़ की तरफ से सांगा लड़ने के लिए आया, दिल्ली से इब्राहिम लोदी लड़ने के लिए आया। दोनों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था उसे कहा जाता है खातोली का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा जाता है, खातोली का युद्ध। अब आपसे पूछेगा कि खातोली का युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। खातोली का युद्ध लड़ा कब गया था, तो ध्यान रखना 1517 में खातोली का युद्ध लड़ा गया था। और खातोली का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो खातोली का युद्ध वर्तमान बूंदी जिले में लड़ा गया था। इस खातोली के युद्ध में जीता कौन था, यानी खातोली किसने जीती, तो उसका उत्तर होगा राणा सांगा। इस खातोली के युद्ध में इस सांगा का जो सेनापति था, यानी खातोली युद्ध में सांगा का क्या सेनापति, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, उसका नाम था राणा पूंजा। क्या नाम था, राणा पूंजा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि राणा सांगा का सेनापति कौन था, तो उसका उत्तर होगा राणा पूंजा। झाला हज्जा भी ध्यान रखना राणा सांगा का सेनापति था, लेकिन वो आगे चल करके बढ़ा था, लेकिन प्रारंभिक जो सेनापति रहा उसका नाम राणा पूंजा था। राणा पूंजा इस खातोली के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था और खातोली के युद्ध में इस सांगा का 1000
हाथ भी कट गया था, एक हाथ भी कट गया था। ये आपका थातोली का युद्ध हो गया। दोबारा देखो, राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हो गया? खातोली का युद्ध। ये कब लड़ा गया? 1527 में। कहाँ लड़ा गया? बूंदी में लड़ा गया। खातोली के युद्ध में जीता कौन? राणा सांगा। खातोली के युद्ध में राणा सांगा का सेनापति कौन था? राणा हुंजा था। और खातोली के युद्ध में इस सांगा का एक हाथ काट दिया गया था, यानी एक हाथ भी इसका कट गया था। लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में देखो, राणा सांगा ने कुल मिलाकर, ये मान लो आपका सांगा है अपना, और इस सांगा ने ऐसे समझ लिया आप डायरेक्ट कि पहला युद्ध 1517 में कौन सा युद्ध लड़ा? खातोली का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? खातोली का युद्ध। उसके बाद में इसी सांगा ने 1518 में इसने गागरोन का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? गागरोन का युद्ध। उसके बाद में इसी सांगा ने 1518-19 में बांडी का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? बांडी का। खातोली का युद्ध बूंदी में लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया? बूंदी में। गागरोन का युद्ध झालावाड़ में लड़ा गया। और बांडी का युद्ध कहाँ लड़ा गया? धौलपुर में लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया? धौलपुर में। इसमें इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, यानी इब्राहिम लोदी हार गया था यहाँ पर, इब्राहिम लोदी। इसमें महमूद खिलजी और इसमें इब्राहिम लोदी। यहां से परीक्षा में बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। राणा सांगा ने अच्छी तरीके से याद कर ले, पहला युद्ध 1517 में लड़ा था, उस युद्ध का नाम खातोली का युद्ध था। खातोली का युद्ध कहाँ लड़ा गया? बूंदी में लड़ा गया। और किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरा युद्ध 1518 में राणा सांगा ने गागरोन का युद्ध लड़ा था, और गागरोन का मैदान कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। इस गागरोन के युद्ध में मालवा का राजा महमूद खिलजी था, उसको हरा दिया था। यानी आपसे पूछे कि मालवा पर आक्रमण कब किया, तो उसका उत्तर होगा 1518। उस समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी, उसको हरा दिया। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था, ये छोटी सी रियासत का क्या है? शासक। तो इब्राहिम लोदी जो खातोली में इब्राहिम लोदी को हार मिली थी, उसका इब्राहिम लोदी क्या लेना चाहता था? बदला लेना चाहता था। इस कारण से इब्राहिम लोदी ने पुनः 1518-19 में एक बार दोबारा से फिर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और उस आक्रमण में दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? बांडी का युद्ध हुआ। बांडी का मैदान कहाँ स्थित है? धौलपुर में। और इसमें भी दोबारा से भी सांगा जीत गया और इब्राहिम लोदी क्या हो गया? हार गया। यानी इब्राहिम लोदी सांगा से कितनी बार हारा? 2 बार हार गया था। अब देखो, इब्राहिम लोदी किसी भी प्रकार से एक बार इस सांगा को हराना चाहता था। क्या करना चाहता था? सांगा को किसी भी प्रकार से हराना चाहता था, क्योंकि लोदी दिल्ली का शासक था और सांगा एक छोटी सी रियासत का शासक था। तो लोदी की कहीं ना कहीं मन में ये बात थी कि यार मैं एक बार तो सांगा को जरूर हराऊं। तो ये इब्राहिम लोदी है, ध्यान रखना। इब्राहिम लोदी सांगा को हराने की योजना बनाया। सांगा को हराने की क्या बनाया? योजना। तो इस लोदी की जो योजना थी, लोदी की योजना, उस योजना का मालूम चल गया सेनापतियों को। योजना का क्या चला? मालूम है। किसको चला?
सेनापतियों को। और इसके कितने सेनापति थे? 2। एक का नाम था दौलत खां लोधी। क्या नाम था? दौलत खां लोधी। और दूसरे का नाम था इब्राहिम। दौलत खां लोधी और दूसरे का नाम था आलम खां लोधी। दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी। अब देखो, सांगा पहली बार किसको हराया? इब्राहिम लोधी को 1517 के खातौली के युद्ध में। इब्राहिम लोधी ने सोचा कि मैं सांगा को हराऊं, तो उसने बांडी के युद्ध में लड़ा सांगा के साथ, लेकिन बांडी का युद्ध भी हार गया। अब जब तीसरी बार वो योजना बना रहा था किसको हराने की? इब्राहिम लोधी सांगा को हराने की तीसरी बार क्या बनाया? योजना कि मैं अब की बार जरूर उसको हरा लूंगा। लेकिन इब्राहिम लोधी जो योजना बनाया था ना, उसका मालूम किसको चल गया? इब्राहिम लोधी के ही सेनापतियों को चल गया, क्योंकि बताना पड़ेगा सेनापतियों को तो कि भाई अपने किस प्रकार से आक्रमण करना है। जैसे ही इब्राहिम लोधी अपने सेनापतियों को अपनी योजना के बारे में बताया, तो उस समय उसके सेनापति कितने थे? 2 सेनापति थे, आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी अच्छी तरीके से जानते थे कि हम राणा सांगा को जीत नहीं सकते। तो दोनों बैठे बैठे योजना, जब इब्राहिम लोधी बता के गए उनको कि भाई इस कंडीशन से अपने को अब की बार आक्रमण करना है सांगा पर, तो ये दोनों युद्धों में भी लड़े थे। इब्राहिम लोधी के साथ थे बांडी के युद्ध में और खातौली के युद्ध में। तो दोनों ने विचार किया, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी दोनों बात कर रहे थे कि यार ये इब्राहिम लोधी खुद तो मरेगा, अपने को भी साथ में मरवाएगा। ऐसा इन्होंने विचार किया था। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अंदेशा पहले हो गया था कि 2 बार अपन ने सांगा पर आक्रमण किया है ना, उसमें केवल सांगा अपने को हरा कर ही भेजे, लेकिन तीसरी बार सांगा अपने को हरा के नहीं भेजेगा। तीसरी बार वो जान से क्या कर देगा? मार देगा। इसलिए दोनों ने विचार कर लिया कि यदि इब्राहिम लोधी सांगा पर आक्रमण करे तो उससे पहले अपन इस सांगा को ही मरवा देते, जिससे न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तो ये दोनों लड़ना नहीं चाहते थे, ये लड़ना चाहता था। तो दोनों ने विचार किया कि इब्राहिम लोधी खुद मरेगा, साथ अपने को भी मरवाएगा। तो इस कारण से ये दोनों इब्राहिम लोधी को मरवाने के लिए न्योता दिया। क्या दिया? न्योता दिया। और ये न्योता किसको दिया गया था? बाबर को। किसको दिया गया था? बाबर को। बाबर भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग करने वाला शासक कौन है? बाबर है। बाबर से पहले किसी भी व्यक्ति ने भारत में बारूद का प्रयोग नहीं किया है, ध्यान रखना। लेकिन बाबर को जब दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी का निमंत्रण मिला, न्योता मिला, तो बाबर तुरंत तैयार हो गया दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। क्योंकि दिल्ली पर तो हर आदमी शासन करना चाहता है, चाहे वो पहले की बात हो चाहे आज देख लो। आज भी दिल्ली के लिए शासन करने के लिए हर कोई तैयार होता है, और पहले भी बात हुई थी। तो बाबर पहले भी दिल्ली पर शासन करना तो चाहता था, लेकिन डर किसका लग रहा था? इब्राहिम लोधी का। क्योंकि बाबर के ये अंदेशा था कि मैं आक्रमण भी कर दूं और मान लो इब्राहिम लोधी से हार भी जाऊं। लेकिन जैसे ही दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी का उसको निमंत्रण मिला, तो उस निमंत्रण को मिलते ही, उस लेटर को मिलते ही बाबर तुरंत समझ गया कि ये लेटर किसके द्वारा लिखा गया है? दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, यानी इब्राहिम लोधी के सेनापतियों के द्वारा। तो बाबर ने सोच लिया कि इससे गोल्डन चांस मेरे को दोबारा से कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोधी के सेनापति ही मेरे को कह रहे हैं कि आप दिल्ली पर आक्रमण कर लो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इब्राहिम लोधी की सेना उसका साथ नहीं देगी। तो इसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देरी किए हुए बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का मैदान हरियाणा राज्य में है, जिसमें 3 युद्ध लड़े गए थे। तो पहला जो युद्ध था पानीपत का, वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था।
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 21 अप्रैल 1526 को बाबर था जो इस पानीपत के युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। और बारूद का प्रयोग करता किससे था ये? इसके पास 2 तोप थी बड़ी बड़ी, उन्हीं तोपों के माध्यम से, जैसे शेरशाह सूरी बारूद का प्रयोग गोले के माध्यम से करता था, घोड़े रखता था बारूद का, लेकिन ये घोड़े नहीं रखता था, ये तोप रखता था। इसके पास 2 तोप थी। तो बाबर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का जो युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ, उस युद्ध में बाबर जीत गया। और जैसे ही बाबर जीता तो 21 अप्रैल 1526 को ही इस बाबर ने मुगल वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। कौन से वंश की? मुगल वंश की स्थापना की। इस कारण से मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है भारत में? बाबर को माना जाता है। आपसे ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना एग्जाम में कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ किसके बीच में था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। आपसे कहे कि बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? तो इब्राहिम लोदी के दोनों सेनापतियों ने मिलकर के निमंत्रण दिया था। और मुगल वंश की स्थापना कब की गई? तो 21 अप्रैल 1526 को। और मुगल वंश की स्थापना की किसने थी? बाबर ने की थी। ये राणा सांगा हो गया। अब सांगा का जो अगला पार्ट बचा हुआ है वो अपन कल के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।